एशिया कप 2022 के कार्यक्रम का ऐलान हो गया है। बीसीसीआई ने इसके कार्यक्रम का ऐलान किया है। इस टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान के बीच 28 अगस्त को महामुकाबला खेला जाएगा। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने इसके कार्यक्रम को ट्विटर पर फैंस के साथ शेयर किया है। जय शाह ने बताया कि T20 विश्व कप 2022 से पहले यह टूर्नामेंट तैयारी के लिए सबसे बढ़िया मंच होगा। जय शाह ने कार्यक्रम को ट्वीट करते हुए लिखा, इंतजार खत्म हुआ। एशिया की बादशाहत की जंग 27 अगस्त को शुरू होगी और इसका महत्वपूर्ण फाइनल मैच 11 सितंबर को खेला जाएगा। एशिया कप का 15वां संस्करण T20 विश्व कप 2022 की तैयारी के लिए सबसे बेहतर मंच होगा। एशिया कप का आयोजन इस बार UAE में होने जा रहा है। कार्यक्रम के मुताबिक भारत ग्रुप ए में पाकिस्तान और क्वालिफायर टीम जो भी अभी तय होना बाकी है के साथ में है, जिसमें भारत और पाकिस्तान का सामना 28 अगस्त को होगा। भारतीय टीम 31 अगस्त को ग्रुप की तीसरी टीम क्वालिफायर के साथ भिड़ेगी, जबकि पाकिस्तान की टीम क्वालिफायर के खिलाफ 2 सितंबर को खेलेगी। ग्रुप बी में बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान की टीम में है। इसकी काफी संभावना है कि ग्रुप ए से भारत और पाकिस्तान की टीमें सुपर 4 के लिए क्वालिफाई करेंगी, जिसमें दोनों टीमें 4 सितंबर को फिर से एक दूसरे का सामना कर सकती हैं। सुपर 4 चरण की शीर्ष 2 टीमें 11 सितंबर को खेले जाने वाले फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। हरिद्वार जिला जेल में कोरोना विस्फोट हुआ है। जेल में बंद करीब 70 कैदी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। पॉजिटिव पाए गए सभी कैदियों को जेल में ही आइसोलेट कर इलाज किया जा रहा है। नहीं, हमारे यहाँ से लगभग 900 के आसपास जिला कारागार में सैंपल लिए गए थे मेरा अस्पताल की टीम के द्वारा। उसमें से अब तक लगभग 70 के आसपास कोविड पॉजिटिव आए हुए हैं। दरअसल जिला कारागार में हेपेटाइटिस की जांच के लिए 2 दिन पहले शिविर लगाया गया था, जिसमें 900 से ज्यादा कैदियों की कोरोना रिपोर्ट भी ली गई थी, जिनमें से 70 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। डॉक्टर का कहना है कि अभी और कैदी पॉजिटिव मिल सकते हैं। अभी 300 के आसपास सैंपल अभी और शेष बचे हुए हैं, उनकी जांच बाकी है और जांच जारी है। वहीं उत्तराखंड की बात करें तो राज्य में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 346 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद एक्टिव केस की संख्या 1925 हो गई है। वहीं कोरोना से 24 घंटे में 3 मरीजों की मौत भी हुई है, जबकि भारत में कोरोना के 17,135 नए मरीज मिले हैं, जबकि 47 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई जारी है। मंगलवार को छापेमारी के बाद ईडी ने दिल्ली में नेशनल हेराल्ड कार्यालय में यंग इंडियन कंपनी के परिसर को अस्थायी रूप से सील कर दिया। एजेंसी ने कहा कि परिसर को फिलहाल इजाज़त लेने के बाद ही खोला जा सकता है। इस बीच अकबर रोड स्थित कांग्रेस मुख्यालय के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सूत्रों के मुताबिक ईडी की एक दिन पहले हुई छापेमारी में सबूतों को इकट्ठा नहीं किया जा सका था, इसलिए सबूतों को सुरक्षित रखने के लिए यंग इंडिया के दफ्तर को अस्थायी रूप से सील किया गया है। वहीं नेशनल हेराल्ड के कार्यालय के सभी हिस्से खुले रहेंगे। ईडी ने मंगलवार को सोनिया और राहुल गांधी की कंपनी यंग इंडिया के स्वामित्व वाले नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े दिल्ली और कोलकाता समेत देश भर के 12 ठिकानों पर छापा मारा था। ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में हाल ही में सोनिया गांधी से पूछताछ की थी। इतना ही नहीं, इससे पहले राहुल गांधी से भी इस मामले में पूछताछ की गई थी, जिसको लेकर कांग्रेस ने ईडी की कार्रवाई के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन किया था। इनकम टैक्स विभाग का आरोप है कि गांधी परिवार के स्वामित्व वाली यंग इंडियन ने एजेएल की प्रॉपर्टी, जिसकी कीमत 800 से 2000 करोड़ के बीच है, उस पर सिर्फ 50 लाख रुपए का भुगतान करके हक जमा लिया या कब्जा कर लिया। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक्ट के सेक्शन 25 के तहत रजिस्टर है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के जहानाबाद कोतवाली क्षेत्र में एक आतिशबाज के मकान में बड़ी मात्रा में रखे पटाखों में अचानक आग लग गई, जिससे 2 मंजिला मकान ढह गया। हादसे में 3 बहनें मकान के मलबे में दब गईं, जिन्हें रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया, लेकिन तीनों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। लोगों के मुताबिक जहानाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जोशी टोला के रहने वाले अजीम बैग पटाखों का कारोबार करते हैं। अजीम किसी काम से बाहर गए हुए थे और उनकी बेटियां नगमा, सानिया और निशा पटाखा बना रही थी। इसी दौरान अचानक आसपास के रहने वाले लोगों को तेज़ धमाके की आवाज़ सुनाई दी, जिसके बाद लोग दौड़कर मकान की ओर पहुंचे तो देखा
कि 2 मंजिला मकान भरभरा कर जमींदोज हो गया और पटाखे फटने की आवाज़ आ रही थी। आग लगी है वो बारूद की वजह से लगी है सर। यहाँ पर उनका बारूद बोला उनका था, वहाँ पर उसकी रखा हुआ था मोहम्मद आदिल और सर अजीम बेग भाई की लड़की के साथ कोई दुर्घटना हुई, दब गई थी और काफ़ी उनके ऊपर छत फटने की वजह से वो दब गई। लड़की को हमने जैसे हमें मालूम पड़ा, हमारे साथ के जितने भी लोग थे हम सब लोग आए और उस लड़की को हमें निकाला। मामले की जानकारी होने पर पीलीभीत पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार प्रभु और पीलीभीत जिला अधिकारी पुलकित खरे के द्वारा घटनास्थल का जायजा लिया गया। हुआ उसके बाद कुछ लोग घायल हुए। क्या पूरा मामला था? देखिए, एक अजीम बेग नाम के व्यक्ति जो जहानाबाद मोहल्ला सादात में रहता था अपने परिवार के साथ, वो अपने घर में जो बनाया हुआ मैन्युफैक्चर पटाखा रखा हुआ था जो स्काई शॉट्स बोलते हैं, उसको 20 से 25 पेटी अपने घर पे स्टोर किया हुआ था। किसी वजह से उसमें आग लगी। मुखिया हैं वो उन्हीं के साथ गए हैं, बच्चों के साथ गए हैं। यहाँ पे मौके का मेरा निरीक्षण करना हुआ। हाँ, आतिशबाजी का स्टोर अंदर रखा हुआ पाया गया है और संभवतः ये लग रहा है प्रथम दृष्टया कि उसी में आग लगने से ये विस्फोट हुआ जिससे बच्चियाँ जो हैं घायल हुई। खैर, जिले के जहानाबाद कोतवाली पुलिस के मुताबिक मोहल्ला मिश्रण टोला में आतिशबाज अजीम बेग का 2 मंजिला मकान है और उसने आतिशबाजी बनाने का लाइसेंस ले रखा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट यानी CUET UG 2022 फेज़ 2 की परीक्षा आज हो रही है। CUET प्रवेश परीक्षा 2 स्लॉट में आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों को परीक्षा शुरू होने से 2 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर रिपोर्ट करना होगा। स्लॉट 1 की परीक्षा सुबह 9 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक हुई, जबकि CUET UG परीक्षा के दूसरे स्लॉट 2 की परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम 6:45 बजे तक होंगी। बता दें, ये परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी CBT मोड में आयोजित की जाएंगी। उम्मीदवारों को ध्यान में रखना होगा कि जिन अभ्यर्थियों के पास वैध प्रवेश पत्र और अधिकृत फोटो पहचान पत्र नहीं है, उसे केंद्र अधीक्षक द्वारा किसी भी परिस्थिति में परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बताते चलें कि पहले स्लॉट में लगभग 8,10,000 उम्मीदवार और दूसरे स्लॉट में लगभग 6,80,000 उम्मीदवारों के साथ करीब 14,90,000 उम्मीदवारों के लिए परीक्षा निर्धारित की गई हैं। कर्नाटक में भारी बारिश हो रही है जिससे लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कर्नाटक के CM बसवराज बोम्मई ने राज्य के कैबिनेट मंत्रियों R अशोक और मुनिरत्ना, भारत के राष्ट्रीय महासचिव CT रवि और अन्य अधिकारियों के साथ दक्षिण बेंगलुरु के होसकेरेहल्ली के पास बारिश प्रभावित इलाकों का दौरा किया। राज्य सरकार द्वारा मंगलवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार कर्नाटक में 1 जून से अब तक भारी बारिश ने 39 लोगों की जान ले ली है और 2,430 घर तबाह हो गए हैं। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने मंगलवार को 11 वर्षा प्रभावित जिलों के उपायुक्तों के साथ वर्चुअल बैठक और 1 जून से राज्य में लगातार बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया। अधिकारियों के मुताबिक भारी बारिश की वजह से 3,499 हेक्टेयर भूमि में कृषि फसलें और 2,057 हेक्टेयर भूमि में बागवानी फसलों को नुकसान पहुंचा है, जबकि 2,430 घर पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं और 4,378 घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। पशुओं की मृत्यु की संख्या 99 थी। मुख्यमंत्री बोम्मई ने उपायुक्तों से दक्षिण कन्नड़, उत्तर कन्नड़ और उडुपी जिलों में सड़क संपर्क बहाल करने के उपाय करने को कहा। मुख्यमंत्री बोम्मई ने उपायुक्तों से दक्षिण कन्नड़, उत्तर कन्नड़ और उडुपी जिलों में सड़क संपर्क बहाल करने के उपाय करने को कहा। उन्होंने अधिकारियों से नष्ट हुए घरों का तत्काल संयुक्त सर्वेक्षण करने को भी कहा। इसके बाद उन्होंने अधिकारियों से कोडागु जिले में भूस्खलन की आशंका वाले क्षेत्रों में आकस्मिक कार्यवाही के लिए सतर्क रहने के आदेश दिए। शिवसेना पर किसका अधिकार है? उद्धव गुट असली शिवसेना है या एकनाथ शिंदे? इन्हीं सवाल के जवाब के लिए बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। शिंदे गुट और उद्धव गुट के वकीलों की तमाम दलीलों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि वह इससे संबंधित सभी मामलों की सुनवाई करेगा। सुनवाई के दौरान उद्धव गुट के वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें पेश की। सिब्बल का ये कहना है कि यदि एकनाथ शिंदे के साथ 2/3 विधायक हैं तो दल बदल कानून के आर्टिकल 10 के मुताबिक
उन्हें या तो बीजेपी में अपना विलय कर लेना था या नई पार्टी बनानी थी। उद्धव गुट के वकीलों ने अपनी दलीलों के दौरान कहा कि एकनाथ शिंदे के साथ गए विधायक अयोग्य हैं, तो महाराष्ट्र विधानसभा में स्पीकर का चुनाव और फिर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में सरकार का गठन और अब तक लिए गए इस सरकार के सभी फैसले भी असंवैधानिक हैं। वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे गुट के वकील हरीश साल्वे ने कहा कि उद्धव ठाकरे के पास बहुमत नहीं है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा कि आप केंद्रीय चुनाव आयोग के पास क्यों गए। इस पर शिंदे गुट के वकील ने कहा कि बीएमसी के चुनाव आने वाले हैं, वहां शिवसेना का चुनाव चिन्ह कौन इस्तेमाल करेगा यही सवाल है और ये फैसला चुनाव आयोग कर सकता है। खैर, अब मामले में गुरुवार को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों के मुद्दों की लिस्ट मांगी है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.